गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो 1 घंटे का खबरों का हमारा सफर शुरू हो चुका है, जिसमें पूरे दिन की खबरें हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आप कैसे फिट भी रह सकते हैं। जी हाँ, स्टूडियो से बाहर अलग अंदाज में ये देश और दुनिया की हर खबर हर रोज हम आप तक पहुंचाते हैं और आज भी मैं और श्वेता हाजिर हैं फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन आपके सामने लेकर। तो जो दिल्ली एनसीआर के व्यूअर इस वक्त हमें देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि आज का मौसम पहले से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कल रात बारिश हुई, मौसम खुशनुमा हो गया। और इसी खबर के साथ हम आज शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबर के साथ, जिसमें जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट है नागौरी, उनको लेकर के एक बड़ी खबर रही है। जी हाँ, लाखों दिलों पर राज करने वाली गौरी नागौरी, जो कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं, उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से क्यों गुहार लगाई है, पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देख लीजिए आप। इन ठुमकों को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये खबर राजस्थानी शकीरा के नाम से मशहूर गौरी नागौरी से जुड़ी है। लेकिन इस बार गौरी नागौरी के सुर्खियों में आने की वजह कुछ और है। गौरी नागौरी ने आरोप लगाया है कि एक शादी समारोह के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। गौरी नागौरी का आरोप है कि एक शादी समारोह के दौरान उनकी टीम पर हमला किया गया, उनके मैनेजर और बाउंसर का सर भी फोड़ दिया गया। गौरी मलिक उर्फ गौरी नागौरी ने मारपीट का आरोप अपनी जीजा जावेद हुसैन पर लगाया है। ये पूरी घटना 22 मई की रात राजस्थान के किशनगढ़ में घटी। गौरी का आरोप है कि उनकी बहन की शादी थी, विदाई से ठीक पहले रात 3 बजे उनकी टीम पर हमला हो गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब गौरी नागौरी मामले की शिकायत करने थाने पहुंची तो थाने में राजस्थान पुलिस उनके साथ सेल्फी लेने लगी। गौरी ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत तक नहीं लिखी गई और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। गौरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपनी जान को खतरा बताया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मदद की गुहार लगाई है। मैं रिपोर्ट करने गई थी, उनके नाम भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। रूपाराम और राजेश, इन दोनों ने मेरी अच्छे से सुनवाई नहीं करी और थाने में मेरे को काफ़ी देर बिठा के भी रखा और वो वहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे राजस्थान पुलिस सपोर्ट करे, ये मैं उनसे चाहती हूँ। क्योंकि आप जिनको आपने वहाँ बिठा रखा है उन्होंने मेरी बिल्कुल बात नहीं मानी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऑपरेशन शीश महल। हमने पार्ट 8 में बड़ा खुलासा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको आगे दिखाएंगे उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि किसके इशारे पर दिल्ली सचिवालय में फाइल्स इधर से उधर की गई। जी हाँ, ऑपरेशन शीश महल, जिसको लेकर के टाइम्स नाउ नवभारत ने बंगले में कितना खर्चा हुआ उसका पूरा तच्छा छिट्टा इस देश के सामने रखा और अब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को गायब करने की कोशिश सरजी ने की है। बयान तो उन्होंने कुछ नहीं दिया शीश महल पर, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश की है। इसी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली सचिवालय की ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जो कट्टर ईमानदार केजरीवाल के कारनामों की पोल खोल रही हैं। सचिवालय के अंदर का सीसीटीवी वीडियो देखिए। वीडियो 16 मई की रात 2:07 का है। इस दौरान आईएएस राजशेखर के दफ्तर में कुछ हलचल होती है। एक संदिग्ध शख्स फाइलों के बंडल को इधर उधर करता नजर आता है। रात 2:34 राजशेखर के ऑफिस में फिर 2 संदिग्ध फाइल्स के साथ दिखाई देते हैं। ठीक इसी समय तीसरा संदिग्ध राजशेखर के दफ्तर के दूसरे कमरे में दाखिल होता है। ऑपरेशन शीश महल से केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है। खुद को कट्टर ईमानदार और सच्चा देशभक्त बताने वाले सरजी अब टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे से नजरें चुरा रहे हैं। लेकिन 16 मई की रात जो सचिवालय में संदिग्ध चहलकदमी हुई उस पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जवाब देना ही होगा। उन्हें बताना होगा कि आखिर शीश महल में हुए खर्च की जांच कर रहे आईएएस अधिकारी राजशेखर के ऑफिस में किसके इशारे पर जासूसी हुई, किसके कहने पर रात के अंधेरे में जांच से जुड़ी फाइलों को इधर से उधर किया गया। क्या केजरीवाल के कहने पर शीश महल के दस्तावेज नष्ट कर दिए गए? शराब घोटाले से जुड़ी फाइलों की चोरी हुई है?
टाइम्स नाउ नव भारत के खुलासे के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश पर केजरीवाल के शीश महल की जांच स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVV राजशेखर को सौंपी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद केजरीवाल ने IS राजशेखर का तबादला कर दिया और अब राजशेखर के ऑफिस से फाइलों का इधर उधर होना और इन तमाम बातों पर केजरीवाल की चुप्पी बड़े सवाल उठाती है। तो देखा आपने, और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऑपरेशन शीश महल में जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के जो फाइल तैयार की गई थी उसके साथ छेड़छाड़ करने का आदेश किसने दिया, किसके इशारे पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इधर से उधर हुए। ये तो आप समझ गए, लेकिन जैसे ये खुलासा हमने किया उसके बाद बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो सामने आए और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज को फौरन गिरफ्तार करने की मांग बीजेपी की तरफ से उठाई जाने लगी है। ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद से ही सीएम केजरीवाल के होश उड़े हुए हैं। आम आदमी से खास बनने के सवाल पर सरजी ने चुप्पी साध रखी है। केजरीवाल से कट्टर ईमानदारी का चोला हटा तो शीश महल बनवाने में सीएम की दखल अंदाजी का भी खुलासा हुआ। ऐसे में जब ऑपरेशन शीश महल पार्ट 8 आया तो हर कोई हिल गया। दुनिया केजरीवाल के कारनामों को देख दंग रह गई। 16 मई की रात जिस तरह सचिवालय के अंदर संदिग्ध हलचल हुई और IS राजशेखर के दफ्तर से जांच से जुड़ी फाइलों को इधर उधर किया गया, उस पर बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। सीधा सीधा चोरी है। सरकारी दस्तावेजों को उठाना, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करना और रात के 2:30 बजे इस तरह से दरवाजे के ये कागज निकालना, हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। मैं इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि सौरभ भारद्वाज जो इसके मंत्री हैं उनको इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हो या मीनाक्षी लेखी, टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन शीश महल पार्ट 8 को देख हर कोई हैरान है। क्या अरविंद केजरीवाल जी देश को बताएंगे कितनी फाइलें चोरी हुई, कितनी फाइलें नष्ट की गई, कितनी फाइलों की फोटोकॉपी की गई, कितनी फाइलों को जलाने का काम किया गया और किसके कहने पे किया गया, ये देश जानना चाहता है। टाइम्स नाउ नव भारत के हैरान कर देने वाले खुलासे के बाद बीजेपी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी अब मुख्यमंत्री केजरीवाल के शीश महल की CBI जांच कराने की मांग कर सकती है। तो देश की बड़ी खबरें आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अमेरिका से लेकर इटली तक क्यों प्रकृति का कोहराम बचा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको 2 मिनट के अंदर दुनिया की खबरें। बस में आग लगने का ये वीडियो न्यूयॉर्क का है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बस के पास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। भीषण आग की ये तस्वीरें भी अमेरिका से आई हैं, जहां मिशिगन में एक मॉल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सड़क हादसे की तस्वीरें अमेरिका की कैलिफोर्निया की है, जहां पर गाड़ियों की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। हुआ ये कि यहां पुलिस एक कार चोर का पीछा कर रही थी, जो पुलिस से भागते हुए बस स्टॉप दूसरी कार से टकरा गई, जिसके बाद कार जैकर भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सुपर टाइफून मावर की आहट से अमेरिका के गुआम में लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। तूफान के आने से पहले ही यहां तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। इस इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों को तूफान से बचाने के लिए सेना का सहयोग भी लिया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने यहां अपने पानी के जहाज भी भेज दिए हैं। सऊदी अरब में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब जैसे हालात हो गए हैं। गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। शहर का ड्रेनेज सिस्टम भी फेल हो गया है, जिससे बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ने का अनुमान जताया है। इटली में बाढ़ की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे का रेस्क्यू किया है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है, जिस कारण लोगों के घरों में रखा सामान खराब होता जा रहा है। बारिश के कारण यहाँ फसलें बर्बाद हो गई हैं। जहाँ तक नजर जा रही है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन और कार्यक्रम के बहिष्कार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच तमाम विपक्षी दलों की
अपनी ही दलील है। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि 22 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों न हो। विपक्ष की इस चाल के पीछे एक गहरी सियासत छिपी है। असल में मोदी विरोधी तमाम विपक्षी पार्टियों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जब जब नए संसद भवन का जिक्र होगा तब तब प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी संसद भवन के साथ लिया जाएगा। ऐसे में पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन न हो, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये याचिका वकील सीआर जयासुकी ने दायर की है। याचिका में नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराने की मांग की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नए संसद भवन के उद्घाटन पर तमाम विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया है। अगर संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने वाली पार्टियों का जिक्र करें तो एनडीए की 18 पार्टियों के अलावा 6 गैर एनडीए पार्टियां भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। इन दलों में एलजेपी पासवान, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, टीडीपी, अकाली दल और जेडीएस शामिल हैं। इस तरह कुल 25 राजनीतिक पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर सहमति जता दी है, जबकि विपक्षी एकता की बात करने वाली पार्टियों में 21 दल ही शामिल हैं, जिन्हें पीएम मोदी के नाम से ऐतराज है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम अभी थमा भी नहीं है कि संसद में लगने वाले सेंगोल पर भी विवाद शुरू हो चुका है। आखिर सेंगोल के पीछे का इतिहास क्या है? कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो सेंगोल से ऐतराज जता रही हैं? सब कुछ इस रिपोर्ट में है। सोने जैसी चमक, सिरे पे विराजमान नंदी, धन संपदा और वैभव के प्रतीक, ये भारत का राजदंड, जिसे हम सेंगोल के नाम से भी जानते हैं। देश की आजादी के समय भी लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंप सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी। अब उसी सेंगोल को लेकर सियासत में संग्राम छिड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस सेंगोल को संसद में स्थापित करने पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, असल में सत्ता हस्तांतरण के बाद कांग्रेस ने उसी सेंगोल को उपहार में दी गई सोने की छड़ी बताकर इलाहाबाद के नेहरू म्यूजियम में रख दिया था, जिसे 28 मई को तमिलनाडु से आने वाले पंडित और विद्वान प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने राजदंड को धार्मिक चिन्ह बताकर नया विवाद छेड़ दिया है। दूसरी ओर सेंगोल पर छिड़े संग्राम में एंट्री मारते हुए एआईयूडीएफ ने भी राजदंड को धर्म विशेष का सिंबल बताते हुए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। एआईयूडीएफ का ये भी आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर सावरकर की जन्म तारीख वाले दिन को ही नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन के लिए चुना है। तो एक तरफ नए संसद भवन को लेकर के और सेंगोल को लेकर के सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि की भी बात करना आपको बताएंगे। देखो 26 मई यानी आज ही के दिन साल 2014 में पहली बार जब पहला कार्यकाल शुरू हुआ था प्रधानमंत्री का, उस वक्त से अभी तक 9 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और बीजेपी इस उपलक्ष्य में 9 साल पूरे होने पर इसको मना रही है। जश्न के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। विश्व में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे पीएम मोदी का पैर छू रहे हैं। इतना नहीं, देश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों की झड़ी लगी हुई है। देश हो या दुनिया, 9 साल बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी इस अवसर को भुनाने में जुट गई है। पार्टी के मेगा प्लान के तहत बताया जा रहा है कि 27 मई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को
जनता के सामने रखेंगे, जबकि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। रैली के जरिए पीएम मोदी बीजेपी के संपर्क से समर्थन कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि ये अभियान 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता देश भर में 51 रैलियां करेंगे, जिसमें करीब 10 रैलियां खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। तो वहीं वो मणिपुर हिंसा के बीच जो गृहमंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ एक बड़े प्लान का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, और इसी प्लान के तहत मणिपुर के दौरे पर 3 दिन के लिए गृहमंत्री अमित शाह जाने वाले हैं और वहां पर शांति स्थापित करने के लिए एक नया एक्शन प्लान का ऐलान भी गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से आज किया जाएगा। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। अमित शाह जल्द ही मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। मणिपुर में कई दिनों तक चली हिंसा शांत हो गई थी, लेकिन बुधवार को फिर अचानक हिंसा भड़क गई। विष्णुपुर और चुराचंदपुर जिलों की सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध उग्रवादियों के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। लेकिन अब मणिपुर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो 3 दिन के मणिपुर दौरे पर जाएंगे। शाह 29 मई से 1 जून तक मणिपुर में रहेंगे। अमित शाह ने कहा कि वो मणिपुर जाकर दोनों पक्षों से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो मणिपुर के लोगों से बात कर वहां शांति स्थापित करेंगे। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर थे। गुवाहाटी में उन्होंने असम के युवाओं को 45,000 नौकरी का तोहफा दिया। शाह के असम दौरे पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वो गुवाहाटी तो जा सकते हैं, लेकिन 22 दिन से जल रहे मणिपुर की यात्रा करना उचित नहीं समझते। तो मणिपुर में हो रही लगातार हिंसा के बीच गृहमंत्री अमित शाह का आज इम्फाल पहुंचना ये बताता है कि मणिपुर में कुछ बड़ा होने वाला है। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इसी बीच आगे बढ़ते हुए जामा माफिया अतीक और अशरफ के हत्याकांड को लेकर के एसआईटी की टीम अब चार्जशीट दाखिल कर सकती है। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी जल्द ही हत्यारोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। एसआईटी ने गिरफ्तार तीनों शूटर्स के खिलाफ चश्मदीदों के बयान और वीडियो फुटेज के जरिए अहम सबूत जुटाए हैं। एसआईटी अब गिरफ्तार किए गए सदाकत खान और अतीक के नौकर राकेश लाला समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। नियमों के हिसाब से देखें तो गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है, लेकिन अतीक की हत्या के करीब 1.5 महीने बाद भी माफिया की बीवी शाइस्ता पुलिस के गिरफ्त में नहीं आई है। पुलिस शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश देश के कई राज्यों में कर रही है। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम भेष और नाम बदल बदल कर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। बुरके की आड़ में बच रही शाइस्ता अतीक के काले साम्राज्य को बचाने में जुटी है, जिस पर पुलिस नकेल कसने के लिए चार्जशीट में शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम का नाम भी रखेगी। आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता नामजद अभियुक्त हैं। फरार शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। हालांकि शाइस्ता परवीन अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में शामिल नहीं हुई थी। तो इस बुलेटिन में हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी खबर हो देश दुनिया की वो आपसे छूटे ना। दीपिका आगे क्या है? आगे हम दिखाने वाले अपने दर्शकों को जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं आजकल देश में, वो 2 मिनट में। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। वीडियो में एक छोटी सी बच्ची गाना गा रही है। बच्ची की आवाज सुनने के बाद यूजर्स इसके दीवाने हो गए हैं। इतना ही नहीं, बच्ची की तुलना अन्नू मलिक से की जा रही है।
सोशल मीडिया पर यह बस ड्राइवर हीरो बन गया है। जिस तरह से इस बस ड्राइवर ने फुर्ती से बच्चे और महिलाओं की जान बचाई, सभी इस ड्राइवर के कायल हो गए हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला अपने बच्चे के साथ नदी में कूदने की कोशिश करती है, तभी बस में बैठा ड्राइवर बिना वक्त गवाए बाहर निकलता है और महिला को बच्चे के साथ कूदने से बचा लेता है। इस वीडियो के जरिए बड़ा हीलिंग टच का संदेश दिया गया है। तस्वीर में देख सकते हैं कि एक लड़की जो टॉय कार में बैठी हुई है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है, जो ठीक से बोल नहीं पाती है। तभी दूसरी लड़की इसके पास आकर उससे बात करती है, इसे हंसाने लगती है। अब यूजर्स लड़की की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। किसी बात को लेकर दो युवकों के बीच विवाद होता है और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो जाती है। वहां मौजूद लोग मारपीट का ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन बीच बचाव करने कोई नहीं आता। इस वीडियो को देख यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बंदर मेट्रो के अंदर घुस जाता है। बंदर पूरी मेट्रो में इधर उधर घूमता रहता है। यात्री चुपचाप सिर्फ इस डर से बैठे रहते हैं कि कहीं बंदर उनके ऊपर हमला न कर दे। वीडियो को अब तक 4 लाख व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 74,000 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। और चलिए बुलेटिन में बात बागेश्वर धाम सरकार की भी कर लेते हैं, जिनका दरबार आजकल गुजरात में सजा है। जी हाँ, बिल्कुल 10 दिन तक वो गुजरात में ही रहने वाले हैं। 4 शहरों में उनका दिव्य दरबार लगने वाला है, लेकिन अहमदाबाद पहुंचते ही उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सियासी तलवारें खिंचनी तय है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में है। 10 दिन तक उनकी कथाएं और दिव्य दरबार लगेगा। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। गुजरात की धरती पर पहुंचते ही पीठाधीश पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भक्ति भूमि गुजरात को नमन करता हूं। 26 मई से 7 जून तक उनके कार्यक्रम 4 शहरों में होंगे। इसमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत शामिल हैं। आज सूरत में बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार सजेगा। सूरत के नीलगिरी मैदान पर बागेश्वर सरकार का दरबार सजेगा। शाम 5 बजे के बाद दरबार सजना शुरू होगा और तकरीबन 3 घंटे तक चलेगा। तो इधर अहमदाबाद में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर हम जाग गए तो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। बीते दिन धीरेन्द्र शास्त्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। मध्य प्रदेश शासन ने इस बाबत आदेश जारी किया। तमाम राज्यों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्रावधानों के तहत भी उनके राज्य में धीरेन्द्र गर्ग कृष्ण शास्त्री आए तो उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी कवर दिया जाए। बाबा बागेश्वर के देश भर में हो रहे आयोजनों में जुट रही भीड़ के मद्देनजर उन्हें ये सुरक्षा दी गई। तो दीपिका, एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने हर दरबार में सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ आजमगढ़ से धर्मांतरण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल धर्मांतरण को लेकर के आजमगढ़ पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है। कव्वाली का आयोजन करते हुए उसी के आड़ में धर्मांतरण का खेल हो रहा था। पूरी खबर है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के आजमगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिले में मुस्लिम धर्म गुरु की ओर से कव्वाली के आयोजनों में धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस खेल से पर्दा उठाकर 2 महिलाओं सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार 18 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर नंबर 221/23 धारा 3 व 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 दर्ज किया गया। जनपद स्तर पर इस पूरे प्रकरण की विवेचना के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व सीओ लालगंज के द्वारा किया जाएगा। पूरा मामला सामने तब आया जब देर रात जिले के चिरकेहिट गांव में त्रिशूल गाड़कर मुस्लिम धर्म गुरुओं की फोटो लगाकर हिंदू समाज के लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, धर्मांतरण की साजिश को पूरा करने के लिए कव्वाली का आयोजन भी किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 18 लोगों को धर दबोचा। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जिले में पैसे का लालच देकर
बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। आजमगढ़ में आए दिन हो रही धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर बजरंग दल के सह संयोजक ने सख्त जांच की मांग की है। जब बाहर से लोग आ रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं तक आ रही हैं, धर्मांतरण करवा रही हैं और 4-5 जिलों से आकर के एक जगह इकट्ठा हुआ जा रहा है, वहां पर दावत दी जा रही है। अब मांस भी बरामद हुआ है, क्या वहां बन रहा था, क्या गौ मांस था या फिर किसी अन्य पशु का मांस था, ये सब तो जांच का विषय है। अब जो भी चीजें आती हैं, कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, ये पता चलेगा। फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और आरोपियों के पास से बरामद किए गए सामान को खंगाला जा रहा है। पुलिस को शक है कि ये धर्मांतरण गैंग सिर्फ आजमगढ़ तक ही सीमित नहीं है और अब पुलिस कव्वाली की आड़ में धर्मांतरण की जालसाजी के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। और चलिए बात करते हैं ईडी की कार्रवाई की, जिसके चलते देश के कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार के जाल में इस कदर फंसे हैं कि उन्हें आज तक बेल नसीब नहीं हो पा रही। हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की, जिनकी जमानत को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में दोनों मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े 3 मामले में अदालत में अहम सुनवाई होगी। पहला मामला दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ा है। आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा है कि ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में उनको 9 मार्च को गिरफ्तार किया था, जब वो सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में थे। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन की रेगुलर बेल की याचिका पर आज अदालत सुनवाई करेगा। जेल के बाथरूम में फिसल कर गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में सत्येंद्र जैन का इलाज चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी से जुड़ा तीसरा मामला पश्चिम बंगाल का है। टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल पशु तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं। वहीं अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी ने 27 अप्रैल को पेशे से शिक्षिका सुकन्या मंडल को गिरफ्तार किया था। अपनी मां ज्वाला के साथ अटखेलियां कर रहे इन 4 शावकों में से अब 3 इस दुनिया में नहीं रहे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक और दुख भरी खबर आई है। मादा चीता ज्वाला के 2 शावकों की मौत हो गई है। 3 दिन पहले भी ज्वाला के एक शावक की मौत हुई थी। ज्वाला ने करीब 2 महीने पहले 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से 3 की मौत हो गई है। वहीं एक शावक की भी तबीयत खराब है। इससे पहले 3 बड़े चीतों की भी कूनो नेशनल पार्क में मौत हो चुकी है। शावकों की मौत की पुष्टि कूनो नेशनल पार्क ने की है। वन विभाग ने कहा कि 23 मई को कूनो नेशनल पार्क में सबसे अधिक गर्मी पड़ी। दिन का तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस था। साथ ही पूरे दिन गर्म हवाएं और लू चलती रही। गर्मी को देखते हुए तीनों शावकों का रेस्क्यू किया गया और उनका इलाज शुरू किया गया। इलाज के दौरान 2 शावकों की मौत हो गई, तो वहीं तीसरे शावक का इलाज जारी है। इलाज के लिए नामीबिया और साउथ अफ्रीका के सहयोगी चीता विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। चीता शावकों की उम्र 8 हफ्ते थी। वन विभाग ने कहा कि शावकों ने 8-10 दिन पहले ही मां के साथ घूमना शुरू किया था। इसके साथ ही चीता शावकों का जीवित रहने का प्रतिशत बहुत कम होता है। तो उधर देश में चीतों की चिंता है, तो पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका नाम अब आतंकियों के साथ जोड़ा जा रहा है। और अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि इमरान खान इन सब के बीच अमेरिका भागने का प्लान बना रहे हैं। क्या पाकिस्तान में ढल गए इमरान के दिन? क्या अब बुशरा बीबी का जिन भी काम नहीं आ रहा? आसमान से गिरे खजूर पे अटके इमरान खान। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। पहले आप ये बयान सुनिए। बावसूख जरा से हमें खबर मिली और कंफर्म तकरीबन इंशाल्लाह खबर है कि वो बहुत जल्द अमेरिका में पॉलिटिकल असैलम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। हाँ, तो सुना आपने, यहाँ किसी शख्स की अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम यानी राजनीतिक शरण लेने की बात हो रही है। जो शख्स ये बयान दे रहे हैं वो हैं पाकिस्तान के राज्य मंत्री फैसल करीम कुंदी।
फैसल करीम ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ अमेरिका जा सकते हैं। इमरान खान पाकिस्तान क्यों छोड़ेंगे, उसकी सबसे बड़ी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल इमरान खान पाकिस्तान में आतंक के साथ कई बड़े मुकदमों का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज किसी भी वक्त उन्हें सलाखों के पीछे डाल सकती है। इमरान खान इंग्लैंड में भी राजनीतिक शरण ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे, इसकी वजह भी खुद मंत्री फैसल करीम ने बताई। आप लोग किसी दिन जो है वो हम उठेंगे सुबह तो आपकी न्यूज़ फ्लैश हो रही होगी कि इमरान खान साहब जो है वो सियासी पनाह के लिए जो है वो उन्होंने दरख्वास्त दे दी। बरतानिया तो उनका जाना फ़िलहाल रुका हुआ है क्योंकि उनको ऊपर पाबंदी है, क्योंकि उनके जो फाल है उसमें बरतानिया फ़िलहाल ठीक नहीं आ रहा है। तो देखिए, देश दुनिया खबर हमने आपको बता दी। खबरों के लिहाज से तो दिन भर के लिए हमने आपको तैयार कर दिया है, लेकिन सेहत के लिहाज से आज क्या है? देखिए, सेहतमंद रहने के लिए श्वेता मुझे लगता है 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हर दिन योगा करना चाहिए और हर दिन हमारा ये एपिसोड आप देखें ताकि आप नए नए योगा को सीखें। एक और चीज आपको दिखाते हैं आज के इस एपिसोड में क्या खास है। तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है मैं दीपिका और सोनम योगिनी। आपको योग सिखाने के लिए, आपको सेहतमंद बनाने के लिए आज हम जानेंगे सोनम से कि क्या कुछ नया वो सिखाएंगी आपको और मुझे। तो चलिए आज हम ऐसे कुछ योगासन करेंगे जो आपके डायबिटीज को ठीक करने में बहुत मदद करेंगे और साथ ही साथ आपके बॉडी को हेल्दी, सेहतमंद बनाएंगे और आप योगासन भी आसानी से कर पाएंगे। तो जो लोग मेरी तरह पहली बार कर रहे हैं, आप लोग सोचिए पहली बार में नहीं होगा, हम भी धीरे धीरे करते हैं। सोनम की मदद से मैं भी कर रही हूँ, मेरी मदद से आप लोग भी करें। तो चलिए योगासन हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप दीपिका के साथ। आप भी हमारे साथ ये योगासन स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, खड़े हो जाए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। ध्यान रहे इस स्टेप में आपको अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा खींचना है ताकि आपका बॉडी नीचे भी जा सके। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आए। ध्यान देखिए, आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है, पीठ को हंच नहीं करना है। इनिशियली या फिर शुरुआत में आपको भी दीपिका की तरह थोड़ा मुश्किल हो सकता है जमीन टच करने में। दीपिका, आपको कैसा लग रहा है? ये जमीन थोड़ी ऊपर आ जाती है, मैं इतना नीचे तो आ ही रही हूँ। जमीन तो ऊपर नहीं आ पाएगी, आपके हाथ हम मैं यहाँ तक, अगर यहाँ तक भी रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डे 1 में। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। अगर आपके हाथ यहाँ तक भी आ रहे हैं, ये भी काफी अच्छे संकेत है कि आपका बॉडी और मसल्स खुल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ भी रह सकते हैं, अपने सर को रिलैक्स कीजिए, इतना भी रह सकते हैं ना। अपने दोनों घुटने को मोड़ लीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के बगल में रख दीजिए। एक्सीलेंट। अपने राइट पैर को पीछे लेकर जाए। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अपने आपको पैर को ज्यादा से ज्यादा पीछे खींच के लेके जाना है ताकि आपका घुटना सीधा रहे। दीपिका, आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर आए। यस, देखिए अभी आपका घुटना थोड़ा सा मुड़ रहा है, वैसे आप तो अच्छा कर रहे हैं, इसको सीधा कर लीजिए। यस, और अपने दोनों हाथों को भी सीधा कर लीजिए। आपका बॉडी अननेसेसरी नहीं मुड़ेगा। आपको 10 सेकंड ठीक लग रहे हैं इसमें रहने में? दीपिका भी हमारे साथ काफी इंप्रूव होते जा रही है। मुझे लग रहा है दीपिका आप योगासन में अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे। अब आप इस आसन में आ जाइए। इस आसन को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने पीठ को पीछे की तरफ ढकेलें और कोशिश करें कि आपके घुटने सीधे रहें। दीपिका, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा घुटने मोड़ सकते हैं। इनिशियली शुरुआत में ये सही रहेगा। अब ठीक इसी तरह हमें अपना राइट पैर आगे लेकर जाना है। कोशिश करें कि आप धीरे धीरे अपना पैर आगे ले आएं। तो शुरुआत में आपका पैर एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, वो भी अच्छा है। आप दोनों हाथों को सीधा करें और वापस ऊपर आ जाए और कोशिश करें कि आपका घुटना सीधा रहे। देखिए, हमने जैसे पिछली बार किया था, बैलेंस बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अपना पंजा मोड़ लें। देखिए, तो सबको ही थोड़ी मुश्किल आती है, बॉडी में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता, बट धीरे धीरे आपका बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करने लगेगा। बट आपको गिव अप नहीं करना है, जैसे दीपिका नहीं कर रही है। अब आप सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे लेकर जाएं। अपने लेफ्ट पैर को आगे ले आए, घुटने सीधे कर लें, हाथों को सीधा आगे करें इतना, और सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाए और अपने हाथों को रिलैक्स कर लें। बहुत ही अच्छा। दीपिका, कैसा लगा आपको ये आसन? ये बहुत अच्छा था। जब सोनम ये करवा रही थी या खुद कर रही थी तो मुझे लगा था कि हो ही नहीं पाएगा, और जब ये कर लिया इस योगासन को, यकीन मानिए इतना अच्छा, इतना बेहतर फील किया है कि आप सब सोनम को, हमारी योगिनी को थैंक यू जरूर बोलेंगे। आपको शरीर में मजबूती लग रही है? बहुत स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है। चलिए अभी दूसरा आसन शुरू करते हैं। दूसरा आसन शुरू करने के लिए आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है। दीपिका काफी खुश लग रही है बैठने के। बैठ जाओ, लेट जाओ, ये सबसे अच्छे आसन लगते हैं मुझे। डायबिटीज को ठीक करने के लिए हमें थोड़ा एक्टिव होना है। अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए
बिल्कुल। अपने लेफ्ट पैर को इस तरह अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। आप अपने आप को थोड़ा सा राइट तरफ शिफ्ट कर लीजिए। अपने राइट पैर को यानी सीधे पैर को अपने लेफ्ट पैर के ऊपर रख दीजिए, ऐसे। हाँ जी, देखिए अब ये आसन हम लोग स्टेप्स में करेंगे। आप बिगिनर हैं तो आप स्टेप 1 तक भी रह सकते हैं, स्टेप 2 तक, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब दीपिका अपने राइट हाथ का सहारा लीजिए, ज़मीन पे रख दो इसको, लेफ्ट हाथ को सीधा करो, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा राइट की तरफ खींचो, अपना लेफ्ट एल्बो मोड़ लीजिए, इसको राइट पैर की तरफ रखिए। एग्जैक्टली अभी आपको ये सहारा यानी सपोर्ट मिला है, आपको अपने शरीर को बाहर की तरफ मोड़ना है यानी राइट तरफ। ये है स्टेप 1 यानी लेवल 1 तक। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इस हाथ को धीरे धीरे, दीपिका देखिए, इस तरह मोड़ सकते हैं और बाहर की तरफ से मोड़ लें और दूसरे हाथ को यहाँ पर इंटरलॉक कर लीजिए और पीछे की ओर देखें। ये वाला स्टेप आपको डेफिनेटली मुश्किल लग सकता है, इसके लिए आपकी बॉडी को थोड़ी ट्विस्टिंग आनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपको हैवी लग रहा है, तो आप पहले इतना बैठना शुरू कीजिए। देखिए आपको बैलेंस बनने लगेगा और धीरे धीरे आसन हो जाएगा। इस आसन की सबसे खास बात है कि आपके पैनक्रियास को अच्छा करता है, जिससे ही आपका डायबिटीज खत्म होगा। तो दीपिका आप थोड़ा एक बार फिर से करेंगे, दीपिका भी को करेक्ट करते हैं। आप भी अपनी करेक्शन देख लीजिए, क्या पता आपको भी थोड़े करेक्शन की जरूरत हो। चलिए तो सीधे बैठ जाए, अपने दोनों पैरों को आगे कर लें, अपना लेफ्ट पैर मोड़ लीजिए, राइट पैर को लेफ्ट की तरफ ले आइए। बिल्कुल, देखिए अभी आपका बॉडी इस पोस्चर में, आपको थोड़ा सहारा देना है अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, इस हाथ का सहारा लीजिए। सांस लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इस हाथ को आप खींचें दीपिका और इधर टिका लीजिए। देखिए इनिशियली आप इतना भी कर सकते हैं, दीपिका बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आपसे बन पाए तो अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्विस्ट कीजिए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्विस्ट होना, ताकि आपका डायबिटीज़ ठीक हो और पैनक्रियाज हेल्दी हो। इतने में रहिए दीपिका। चलिए कम से कम 10 सेकेंड रहिए, पीछे देखें ज़्यादा से ज़्यादा। अब सांस लेते हुए वापस आ जाए, काफी रिलैक्सिंग। चलिए अब दीपिका एक आखिरी आसन कर लेते हैं, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और आसान भी है। ठीक है, तो दोनों पैर सीधे कर लेते हैं। अपने राइट पैर को घुटना मोड़ लीजिए। आपको अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आना है, इस तरह। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 दीपिका अपने शरीर को थोड़ा आगे की तरफ लेकर आए, अपने राइट हाथ को अंदर ले आए और दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर दें। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो अपने हाथ को आप इस तरह मोड़ लीजिए, उस वाले राइट हाथ को मोड़ लीजिए। कैसे? ये मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे देख लीजिए दीपिका, उसके बाद आपसे आसन करवाएंगे। अपने लेफ्ट हाथ को भी ऐसे मोड़ लें, कोशिश करें दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक हो जाए और सांस लेते हुए ऊपर देखें और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को अपने सर को टच करें और सांस लेते वापस ऊपर आ जाए और पैरों को सीधा कर लें। ठीक इसी तरह आपको ये आसन दूसरे पैर से भी करना है। लेफ्ट पैर को आपने मोड़ लिया, अपने शरीर को थोड़ा सा आगे खींचे, अपने शरीर को और आगे लेकर जाए। लेफ्ट हाथ आगे लाएं, लेफ्ट हाथ को, और दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लें। अगर आपको हाथ को आसानी से इंटरलॉक करना है तो अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाएं, अपने घुटने को मोड़ें, इस हाथ को पीछे लेकर जाएं। एक्सीलेंट। सांस लेते हुए ऊपर देखें, आप इतने में भी रह सकते हैं। कोशिश करें कि आप सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। आप कम से कम 10 सेकेंड इस आसन में बने रहें। हाथ को अनलॉक करें, पैरों को सीधा कर लें और रिलैक्स करें। तो देखिए ये तमाम योगासन आज योगिनी सोनम ने हमें सिखाए हैं और ये करने से आप अपनी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। और हर रोज़ ऐसे नए नए आसन आपको हम सिखाएंगे ताकि आप सेहतमंद रह सकें, ऑफिस जाएंगे फिट आपको अपने आप को महसूस करेंगे, पहले से ज़्यादा खुद को मजबूत महसूस करेंगे। इसलिए हर रोज़ ये शो देखें योगिनी सोनम के साथ और मेरे साथ। हर रोज़ हम आपको नए आसन सिखाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।